नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम सीधे अपने किसानों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ उन सवालों के जवाब देते हैं। समस्याओं का समाधान मिलता है आपको भी लाइव। तो आज का विषय क्या है, सबसे पहले वो जान लें। आज का विषय है धान फसल की रोपाई और धान फसल में कृषि कार्य। धान की रोपाई और धान में कृषि कार्य, ये आज का हमारा प्रश्न है। विषय से जुड़े हुए आप प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने लगभग 1 महीने पहले रोपाई कर ली होगी और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी नहीं की होगी, तो वो भी जल्द से जल्द पूरा कर लें। ऐसे में किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर है जिस पर आप हमें फ़ोन करें और अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएँ। 1800113060, दूसरा नंबर 1800113061। तो ये 2 टोल फ्री नंबर है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगले 1 घंटे तक आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारा प्रश्न, आपका जो प्रश्न रहेगा उसके जवाब में हमारे विशेषज्ञ आपको बातें बताएंगे। तो चलिए उनसे मुलाकात हम करवा देते हैं आपकी। हमारे साथ डॉक्टर रितेश शर्मा हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शर्मा। और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी भी मौजूद हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो आज धान पर बात करेंगे हमारे दोनों मेहमान, और डॉक्टर रितेश जो है खास तौर पर बासमती पर बात करेंगे और डॉक्टर दिनेश हमें बताएंगे कि धान को लेकर इस वक्त हमारे किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी बढ़वार मिले और किसी तरह की समस्या उनकी फसल में ना आए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय। यहाँ पर अगर कोई चूक हो गई तो फिर आगे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और ऐसा हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए आज हमने इस विषय को कार्यक्रम में शामिल किया है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर दिनेश आपसे समझना चाहूँगी कि इस समय किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे किसानों ने लगभग 1 महीने पहले रोपाई कर ली होगी, कुछ ने अभी नहीं की है, तो वो भी करने की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जिन किसान भाइयों ने धान की रोपाई समाप्त नहीं की है तो वो जल्दी से जल्दी रोपाई कर लें। खास करके जैसे अब समय चल रहा है, हमारे संस्थान की जो किस्म है पूसा बासमती 1509, उसका सही समय है और आप इस समय पर उसकी रोपाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने रोपाई कर ली है तो उनको खास ध्यान रखना है कि फसल में सही जल प्रबंध हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बारिश कहीं हो जाए और हमारी जो पौध है फसल डूब जाए, तो वहाँ आपको जल निकास करना पड़ेगा। या जिन क्षेत्रों में बरसात नहीं हुई है या कम पानी है वहाँ पर आपको उचित सिंचाई प्रबंधन करना होगा। और साथ ही साथ कई बार कीड़े मकोड़े और बीमारी यानी फसल सुरक्षा, खास करके इस अवस्था में शुरू में खरपतवार ज़्यादा आते हैं तो उनका नियंत्रण भी आपको करना पड़ेगा। तो खरपतवार का नियंत्रण करना है और बहुत ज़्यादा पानी ना भर जाए, क्योंकि देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे में किसानों को ध्यान रखना होगा। और हमारे साथ डॉक्टर रितेश भी है। डॉक्टर रितेश, ये बताइए कि बासमती को लेकर एक कहते हैं कि भारत की जब बात आती है और चावल की बात होती है तो बासमती सबसे पहले जहन में आता है और विदेशों में तो काफ़ी क्रेज़ भी है। तो ये बताएं कि हमारे किसान बासमती धान को लेकर किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं, इस समय उन्हें किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए? बासमती के लिए ये समय है रोपाई का। लगभग आपने कई वैरायटियों की रोपाई संपन्न कर ली होगी। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पूसा बासमती 1509 की रोपाई कर सकते हैं। और जो हमारी परंपरागत किस्में हैं जैसे तरावड़ी बासमती 386 या 370, इनकी रोपाई का कार्य भी आप जुलाई के इस अंतिम पखवाड़े में पूर्ण कर सकते हैं। बासमती को हम जितना प्रोडक्शन करते हैं वो हम निर्यात के लिए करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल 2 देश हैं जहां बासमती की खेती होती है और जिसमें हिंदुस्तान जो हमारे देश से सबसे ज़्यादा बासमती से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये जो प्रोडक्ट है, ये बासमती केवल एक फसल नहीं है, ये एक आपका प्रोडक्ट है जिसको हमें दुनिया के हर कोने में बिखेर के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। और एक तरह से पहचान भी है। बिल्कुल, भारत की पहचान है। भारत गुणवत्ता रहे, अच्छी रहे। बाहर अगर बासमती जा रहा है तो लोग याद रखें कि भारत का ये बासमती है। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर मौसम अनुसार फसलें उगाई जाती हैं। अब समय है खरीफ का। इस मौसम की प्रमुख धान्य फसल है धान। विश्व में भारत का धान फसल को उगाने में अव्वल स्थान है।
धान एक ऐसा खाद्यान्न है जो पूरे संसार में सबसे ज्यादा खाने में लाया जाता है। भारत का बासमती पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है, जिससे अच्छी खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। धान फसल की बहुत सारी प्रजातियां हैं। अधिकतर धान की नर्सरी लगाकर बिजाई की जाती है तथा 40 से 50 दिन के बाद खेत तैयार करके रोपाई की जाती है। धान फसल में सिंचाई का बहुत महत्व है। अब कृषि वैज्ञानिकों ने इसकी सीधी बुआई का तरीका भी निकाल लिया है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई समस्या आप देख रहे हैं अपनी फसल में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर हमने आपको पहले ही बता दिए, इस पर फ़ोन करें और हमारे विशेषज्ञों से सीधा बात करें। आपकी कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर दिनेश, पहला सवाल आपसे यही है कि कुछ किसान धान की सीधी बुआई करते हैं, तो इस प्रकार धान में किन किन तरह की समस्याएँ आ सकती हैं, ये बताएँ, उनका समाधान क्या करें? देखिए, आजकल जो धान की फसल है उसका उत्पादन कुछ किसान भाई सीधी बिजाई करके कर रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि आजकल श्रमिक कम है। तो रोपाई विधि से जो किसान भाई उगाते हैं धान, तो उनको नर्सरी तैयार करने के लिए, उखाड़ने के लिए, फिर खेत में लगाने के लिए ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत होती है। और दूसरी तरफ पानी की भी कमी धान की जो फसल है, खेती है, उसमें हो रही है। तो इन सबको ध्यान में रख के कुछ किसान पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इनमें जो है सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं। और इसमें 2-3 समस्याएं आती हैं। अगर उनका किसानों ने समाधान कर लिया तो आप सीधी बिजाई में कामयाबी पा सकते हैं। सबसे पहले है इसमें खरपतवार ज़्यादा आते हैं जी। दूसरा, इसमें लोहे की कमी आ जाती है। लोहे की कमी आने से पत्ती पहले पीली होती है, फिर सफ़ेद हो जाती है और पौधे मर जाते हैं जी। और तीसरा, इसमें निमेटोड या सूत्रकृमि। सूत्रकृमि छोटी छोटी गांठें बना लेते हैं जड़ों में। तो इन 3 समस्याओं का अगर किसान भाई समाधान कर लें तो सीधी बुआई कामयाब हो सकती है और अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें पानी की बचत होती है, कम पानी में धान उगा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो पानी की भी बचत होती है और आपने बताया कि इसमें क्योंकि जन की भी कमी हो रही है, श्रमिक नहीं मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में भी किसानों के लिए एक रास्ता है। और अब मैं जानना चाहूँगी आपसे डॉक्टर शर्मा कि धान में ज़्यादा कल्ले निकले, क्योंकि हम बासमती की आपसे बात करेंगे, आप उसी के विशेषज्ञ हैं और आपने बताया भी कि हमारे देश का जो बासमती है दुनिया भर में निर्यात किया जाता है, तो ऐसे क्वालिटी कैसे, गुणवत्ता उसकी कैसे बेहतर की जाए, कल्ले अधिक निकले, इसके लिए अभी किसान क्या करें? किसान भाई यदि बासमती की खेती कर रहे हैं तो उसमें उनको ध्यान रखना है, एक आम धारणा है कि हम रोपाई के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कई सारी दवाइयाँ डालते हैं जिससे कल्ले ज़्यादा निकलें, जबकि आपने कहीं भी किसी वैज्ञानिक के मुख से ये नहीं सुना होगा कि कल्ले ज़्यादा निकलने के लिए कोई दवाई होती है जी। लेकिन उसके लिए एक बड़ी आसान सी प्रैक्टिस है जिससे आपके खेत में कल्ले भी ज़्यादा निकलेंगे और आपकी फसल भी बहुत अच्छी तैयार होगी। इसमें आपको रोपाई के 15 दिन बाद खेत में पानी भरना है, 4 से 5 सेंटीमीटर पानी आप भरिए और ज़्यादा भी भर सकते हैं। और एक हल्का पाटा ले लीजिए, जैसे एक कड़ी होती है, या 8-10 बांस बांध लीजिए जिनका वज़न 10 से 12 किलो हो सकता है। उसमें रस्सी बांध के और पूरे खेत में आप उसको चला देंगे तो इससे आपके खेत में बहुत ज़्यादा कल्ले भी निकलेंगे, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होगा और जो सॉइल के ऊपर एक लेयर बन जाती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से पूरे पौधे का जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। तो कल्ले के लिए दवाई ना डालें, क्योंकि आप यदि पहले से ही दवाई डाल देते हैं तो अपने खेत में जो मित्र कीट हैं उनको भी हम नष्ट कर देते हैं और उसके बाद हमें बार बार दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। ठीक है, एक कॉलर है दिलेश्वर जी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें फ़ोन किया है, आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हैं, आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी दिलेश्वर जी, बताइए सवाल क्या है? जी मैम, मेरा एक सवाल था कि धान अभी लगाए हैं, 40-45 दिन हुआ है मैम, और उसमें अभी खरपतवार नाशक डाल सकते हैं क्या? अच्छा, 45 दिन हो गए और आप जानना चाहते हैं कि खरपतवार नाशक डाल सकते हैं नहीं? जी जी दिनेश जी। देखिए, आप काफ़ी लेट हो गए हैं, आपको पहले खरपतवार नाशी दवाई डालनी चाहिए थी। और ये दवाई जब आपने रोपाई की थी, एक तो बीटा क्लोर डाली जाती है, प्रेटिला क्लोर है, कई दवाएं हैं जो हम रोपाई के तुरंत बाद डाल सकते हैं। इससे खरपतवार 20-25 दिन तक हमारे धान में नहीं आते। फिर कई बार शुरू में अगर हम नहीं डाल पाते दवाई, तो अगली दवाई है बिस्पारीवेक सोडियम, जो रोपाई के 25-30 दिन बाद हमको लगानी पड़ती है, तभी उसका प्रभाव अच्छा आता है। अगर आपका धान 40-45 दिन पुराना हो गया है लगाया हुआ,
तो इसमें दवाई उतनी कारगर नहीं होगी। इस अवस्था में आप सिर्फ हाथ से ही खरपतवारों को निकालें तो अच्छा होगा। खेत में पानी कर दें खड़ा, और पानी खड़ा करके आप श्रमिकों द्वारा या खुद अपने आप उनके पौधों को, जो खरपतवार हैं, उनको उखाड़कर खेत से बाहर निकाल दें। जी जी जी। रविंद्र एक कॉलर जिन्होंने मध्य प्रदेश से फ़ोन किया है। हेलो हेलो जी रविंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो रविंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। बताएं, सवाल बताइए अपना। जी मैडम, मेरा सवाल है पूसा बासमती। जी मैडम, हेलो जी। सवाल ये है, मैंने 15 दिन पहले पूसा बासमती वन की रोपाई की है, तो उसमें यूरिया का डोज कब डाला जाए? अच्छा, आप जानना चाहते हैं यूरिया कब डाला जाए इसमें? जी, यूरिया कब कब डाला जाए, कितने दिन बाद डाला जी, जाए? बासमती की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, तो वैसे आमतौर पे मध्य प्रदेश जो है बासमती उगाने का क्षेत्र नहीं है, तो आपकी फसल अगर आप बेचने जाएंगे तो बासमती के रूप में शायद नहीं बिकेगी। तो आगे से आप ध्यान रखें, जो किस्मों का चुनाव है आपको क्षेत्र के हिसाब से करना है। जी। और जहाँ तक यूरिया की बात है, बासमती वगैरह ये, क्योंकि पूसा बासमती वन ये पैदावार में अच्छी है, 4 टन 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आजकल इसकी मिल जाती है, तो इसमें यूरिया की मात्रा अच्छी मात्रा डालनी पड़ती है। जैसे हालांकि बासमती है, लेकिन फिर भी इसमें हमको करीब 100-110 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी पड़ती है, और इसमें हम 3 बराबर भागों में बांट के इसको दें। पहला रोपाई के 10 दिन बाद हमको देना है, दूसरा रोपाई के 25 से 30 दिन बाद, और तीसरा हिस्सा जो है हमको वो 55 से 60 दिन बाद देना है रोपाई। जी जी। 3 हिस्सों में अगर आप देंगे तो आपकी नाइट्रोजन उपयोग क्षमता बढ़ेगी और फसल की आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। जी जी। चलिए, आपने यहाँ पर एक बात बताई कि क्योंकि मध्य प्रदेश से हैं और वहाँ पर बासमती, जैसा कि बताया आपने कि करेंगे भी तो उसके बासमती के रूप में वो लिया नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें भी जागरूकता की कमी है। तो मैं डॉक्टर रितेश आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो एक क्या कहें नियम है या फिर कह सकते हैं कि मानक हैं बासमती के, उसके बारे में बताएं ताकि हमारे जो किसान हैं वो उसको लेकर कंफ्यूज ना हो और उन्हें सही भाव मिले। एक्चुअली बासमती, जैसे कि मैंने बताया, केवल हमारे देश में होती है या पाकिस्तान के 14 ज़िले हैं। उसका कारण ये है कि ये जो एरिया है हमारे देश में भी है, जहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू के 3 ज़िले और उत्तर प्रदेश के 27 ज़िले आते हैं। ये एरिया जो हमारे हिमालय के फुटहिल्स हैं उनका एरिया है। यहाँ पर जब हम 7 राज्य आते हैं, जिसमें अभी जो जीआई हमें मिला है, कुछ ज़िले हैं। यस, 7 में से 5 राज्य पूरे हैं दिल्ली समेत, और 2 राज्य ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर जहाँ के 3 ज़िले, और उत्तर प्रदेश के केवल 27 ज़िले हैं जहाँ हम बासमती की खेती कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की हवा, मिट्टी, पानी इस तरह के गुणों को बनाती है चावल के अंदर, जिसको पूरी दुनिया खाना चाहती है। तो जैसे आपने लीगल बात कही, उसमें क्योंकि जैसे आपने पहले सुना होगा कि यूएसए ने, अमेरिका ने कभी हमारे बासमती को पेटेंट कराने की कोशिश की किसी कंपनी ने, तो भारत ने उसके ऊपर फाइट किया और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे केस मिले हैं। तो इसके लिए हम कानूनी संरक्षण दें, उसके लिए हमारे देश में एक व्यवस्था है जिसको हम बोलते हैं जीआई, जियोग्राफिक इंडिकेशन। ये 2008 में भारत की संसद ने अपीडा को ऑथराइज़ किया था, तब से ये पिछले साल जीआई मिल चुका है। और इस जीआई में जो क्षेत्र बताया गया है, ये इंगित किया गया है जिससे कि कोई दूसरा इस बासमती के क्रेडिट को ना भुना पाए। जी जी। और गुणवत्ता भी, क्योंकि आपने बताया कि वहाँ की जलवायु, मिट्टी इस तरह की है जो कि बिल्कुल अनुकूल है अच्छी क्वालिटी का बासमती पैदा हो। तो जैसे कि हमारे किसान थे ये जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया था, रविंद्र, इन्होंने बासमती किया है, तो शायद इन्हें जानकारी नहीं होगी। तो हम अपने किसानों को बताना चाहेंगे कि आप ये कार्यक्रम ध्यान से देखें, आपको बासमती के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी करें और आपको नुकसान ना हो कहीं जानकारी के अभाव में। एक कॉलर है राजीव, जिन्होंने बिहार से फोन किया है, बात करते हैं। हेलो जी जी। राजीव जी, सवाल बताएं। मेरा सवाल है मैडम, धान लगा चुके हैं 15 एकड़, उसमें खरपतवार के लिए 20-25 दिन हो चुका है, कौन सा दवाई डालें? कब पौध लगाई इन्होंने? कब लगाई आपने पौध? जी, पौध कब लगाई, कितना समय हो गया? रोपाई रोपाई कब की आपने? धान लगाने का हो गया मैडम, लगभग 5 जुलाई से लगाए थे, 20-25 दिन हो गया। ठीक है, ठीक। देखिए, हाँ, धान में जो खरपतवारों की समस्या है वो बहुत ज़्यादा आती है, खास करके अगर उसमें पानी कम रहे।
कई बार ऐसा होता है कुछ क्षेत्रों में या मिट्टियों में पानी नहीं रुकता, जहाँ पर पानी रुक जाता है अच्छा तो वहाँ पर खरपतवार कम आते हैं। तो कुछ दशा में किसान भाई हाथ द्वारा भी खरपतवारों को निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपके पास श्रमिक नहीं है और आप रासायनिक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं और आपकी फसल इस समय 20-25 दिन या 30 दिन रोपाई किए हुए हो गए हैं, तो आप इसमें बिस्पायरीबैक सोडियम नाम की एक दवाई लें। एक बार फिर से बता दीजिए दवा का नाम। जिसका नाम है बिस्पायरीबैक सोडियम। आसानी से उपलब्ध है ये? हाँ, बाजार में उपलब्ध है। और इसका 25 ग्राम, ध्यान रखें बहुत कम लगती है दवाई, 25 ग्राम सक्रिय तत्व लें और 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद आप इसका छिड़काव कर दें तो सभी तरह के लगभग खरपतवार इससे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल करें, अभी बहुत समय बाकी है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में जो सवाल है वो शामिल करना हमारा मकसद है। अब मैं डॉक्टर रितेश, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जैसे आप बासमती के बारे में बता रहे थे तो निर्यात के बारे में हमने चर्चा की, तो निर्यात के लिए अच्छी बासमती की खेती किस प्रकार हमारे किसान कर सकते हैं? 7 राज्यों के बारे में आपने बताया, वहाँ के किसान भी हमें देख रहे होंगे, तो उनके लिए बताएं। देखिए, बासमती ईश्वर का एक ऐसा उपहार है जिसमें बहुत कम खाद, बहुत कम पानी और बहुत कम दवाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन हम किसान भाइयों के बीच में एक भ्रम है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें पानी भर के रखें और खादों का प्रयोग भी ज़्यादा करते हैं, सिर्फ इस कारण से कि मेरे पिंड में, मेरे खेत गांव में मुझसे ज़्यादा किसी की धान ना निकल जाए। और पड़ोसी को देख के यदि आप, हाँ, जब आप पड़ोसी के हिसाब से यदि खेत में खादों का प्रयोग करेंगे तो वो एक ऐसा वातावरण बन जाता है जहाँ कीड़े और बीमारियों के लिए बड़ा आसान होता है और वो ज़्यादा अटैक करते हैं। यदि बासमती को आप पानी जब लगाना है तो एक बार पानी लगाने के बाद जब तक सूख नहीं जाता है, यानी कि जब आप चलते हैं तो आपके पैर के निशान बनने लगें, तब तक दोबारा पानी ना लगाएं। कुछ क्रिटिकल स्टेजेस हैं, जैसे शुरुआत में जब कल्ले निकलते हैं, उसके बाद जब बाली बाहर आती है और जब दूध पड़ता है, उस समय पर आप खेत में पानी भर के रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे, खास तौर से खाद के बारे में, आप हरी खाद लें। बहुत सारी बासमती की वैरायटी जैसे पूसा बासमती 1121, जिसका कि लगभग 70% से ज़्यादा अकेली वैरायटी का शेयर है एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा चावल है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसमें यदि आपने हरी खाद ली है तो आपको एक दाना यूरिया डालने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और यदि आप यूरिया कम डालेंगे तो बीमारी और कीड़े भी कम आएंगे। जी बिल्कुल। तो 1121 आपने बताया, पूसा 1121 वैरायटी बासमती की, जिसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको उर्वरकों को भी डालने की जरूरत नहीं है। लागत आपको कम से कम करनी है जिससे आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। बहरहाल इसी के साथ ही हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हेलो किसान में फिर हाजिर होंगे। आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे और आज के विषय पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं धान के बारे में कि धान की रुपाई में किन बातों का हमारे किसानों को ध्यान रखना चाहिए और जिन किसानों ने रुपाई कर ली है उन्हें किन बातों की यहाँ पर तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए ताकि आगे किसी तरह की समस्या ना हो, कीट ना लगे, बीमारियाँ ना हो। और अगर किसी तरह की समस्या आप देख रहे हैं तो उसका समाधान बताने के लिए हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं। बस आपको करना ये है कि आप फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें। नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, टोल फ्री नंबर, इस पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी कॉल लेंगे। और महेंद्र हैं एक दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है, ये बात कर लेते हैं। हेलो मैडम जी नमस्कार। बोर से खारा पानी आता है। अच्छा, खारा पानी आता है जी, बोर से खारा पानी निकलता है, तो खारे पानी में धान की फसल की जा सकती है और कौन सा बीज लगाएं? आपने फसल लगा रखी है? अभी आपने लगाई है फसल? नहीं मैडम, 2 साल पहले लगाई थी, लेकिन अच्छी पौधों का विकास नहीं हुआ था मैडम। हाँ देखिए, जो आपका पानी है, सबसे पहले आपको यही करना है कि कोई प्रयोगशाला हो, वहाँ पे पानी की जो जांच कर सके, साथ ही साथ मिट्टी की भी जांच कराएं। मिट्टी का पीएच और ईसी आप दोनों चीज़ टेस्ट कराएं, पानी का भी टेस्ट कराएं, ईसी वगैरह, तो आपको पता लगेगा कि
इस पानी का हम प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर नहर के पानी के साथ कुछ पानी हम नहर से दे सकते हैं, कुछ ट्यूबवेल से दे सकते हैं, तो ये मिट्टी की और पानी की जांच के बाद ही पता लगेगा। जहाँ तक किस्म की बात है वो आपको नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से पता लग जाएगी कि इस दशा में आपको कौन सी किस्म लगानी है, लेकिन सबसे पहले आप मिट्टी और पानी की जांच कराएं जी। और जहाँ तक धान की फसल की बात है, अगर पानी उसमें ठीक से हम लगा पाते हैं, अच्छा पानी या दो तरह का पानी मिला के लगाते हैं, एक पानी हमने खारा पानी लगा दिया, एक हमने साफ पानी मीठा पानी लगा दिया, तब इसकी खेती की जा सकती है। ठीक है, सौरभ है एक दर्शक जिन्होंने बिहार से हमें फ़ोन किया है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी सौरभ जी नमस्कार। हाँ जी सर। बताइए सवाल क्या है आपका। हेलो जी सवाल बताएं। नमस्कार जी सौरभ जी, टेलीविजन की आवाज़ पहले कम कर बोल दीजिए। रहे हैं मैम कि ये टेलीविजन धान की में जो रोपा हुआ है ना, ये जो बोल रहे हैं ना मैम कि ये धान में कीड़ा लग गया है मैम। कौन सा कीड़ा लगा? जी कौन सा कीड़ा लगा है? कौन सा मैम? व्हाइट सा है, थोड़ा चेक कर दिए मैम। नहीं, उसमें पौधे सूख रहे हैं आपके। व्हाइट वाले ये कीड़ा का नाम नहीं पता है मैम। नहीं, पौधा सूख रहा है, बीच से भूरा हो रहा है, पौधा रंग बदल रहा है उसका। पौधे में कैसे लक्षण है उसके? पत्तियां मुड़ रही हैं, क्या हो रहा है पौधे को? देखिए, इनका प्रश्न हम पूरी तरह से नहीं सुन पाए, सफेद सफेद सा कुछ लेकिन लग रहा है। इस अवस्था में धान की जो ये अवस्था है, इस अवस्था में दो कीड़े आने की संभावना रहती है। एक कीड़ा होता है तना छेदक और दूसरा कीड़ा होता है पत्ती लपेटक। दो कीड़े आ सकते हैं। तो जैसे तना छेदक के लक्षण हम किसान भाइयों को बता देते हैं। तना छेदक की जो इल्ली होती है, जो सूंडी होती है, वो नीचे तने में घुस जाती है, अंदर घुस के वो पौधे का नुकसान करती है, और जो गोफ होती है, बीज का हिस्सा होता है, वो भूरा हो जाता है, पत्तियों का रंग भूरा हो जाता है, और जो नई पत्ती आती है वो भी भूरी हो जाती है। ये कह रहे थे कुछ सफेद सफेद से दाग हैं या फिर कुछ सफेद सफेद से चीजें देखने को मिल रही है। वो सफ़ेद सफ़ेद में कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2 महीने 1.5 महीने इनकी पुरानी फसल होगी, तो सफ़ेद सफ़ेद वो क्या होता है, अंडे देते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो जैसे जाल या मकड़ी की जाली होती है, जाल की तरह सफ़ेद रंग का रुई में जैसे कोई चीज़ रखी हो, तो वो वास्तव में जो है ना, कुछ अंडे होते हैं जो किसान भाई नहीं समझ पाते। उनसे फिर उन अंडों से इल्लियाँ निकलती हैं। जो इल्ली निकलती है वो इल्ली हमारे जो है तने में घुस सकती है, और कई बार ये सूंडी जो है वो पत्ता लपेटक कीट। करना क्या चाहिए इन्हें अब? करना ये चाहिए कि सबसे पहले आप ध्यान दें उस पर कि कितना नुकसान हो रहा है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा संख्या है उनकी, बहुत ज़्यादा फसल में नुकसान हो रहा है, तब आपको जो दवाई है, कोई रासायनिक दवाई, उसका प्रयोग करना है। इसके लिए कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा दानेदार दवाई होती है, 3% में आती है। ध्यान रखें, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड। जी जी। और इसकी आप 20 से 25 किलोग्राम मात्रा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कुछ बात इनकी ठीक से समझ भी नहीं आई थी कि क्या है, तो अभी ये दवा ऐसा तो नहीं कि नुकसान करे? देखिए, हम सभी किसानों के लिए बता रहे हैं, ये बड़ी सामान्य सी बात हमने बताई कि धान की शुरू की अवस्था में 2 कीड़े आते हैं। उनके लक्षण भी हमने बताए, जैसे तना छेदक है, तने में घुस जाता है और बीच से पत्तियां हमारी भूरी हो जाती हैं, सूख जाती हैं। डेड हट कहते हैं जिसको, मृत केंद्र होता है, मृत केंद्र, मरा हुआ केंद्र। जो हमारा मेड़ा होता है धान का, उसमें बीज का हिस्सा सूख जाता है। ये खास पहचान होती है तना छेदक की इस अवस्था में। दूसरा, पत्ती मुड़ जाती है। अगर हमारी पत्ती मुड़ जाती है और उसके अंदर सूंडी होती है, वो पत्ता लपेटक होता है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें और कीड़ों का प्रभाव आपको ज़्यादा लगे इनका, तो तब उस दशा में आपको दवाई डालनी है। कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड उस दशा में डालनी। अगर कीड़े नहीं है तो दवा डालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। लेखन है हमारे साथ दर्शक बस्तर से, आइए बात करते हैं लेखन जी से। हेलो 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 जी लेखन जी, बताइए सवाल क्या है? जी, मैं वो धान की फसल लगाए हैं मैम। जी मैडम, उसमें धान की फसल लगाए हैं, उसमें खरपतवार बहुत उग रहे हैं। कितना समय हो गया? कितना समय हो गया आपको धान लगाए हुए? जी, उसमें 1 माह हो रहा है। 1 महीना हो गया है जी जी। खरपतवारों की समस्या, खरपतवार की समस्या। देखिए, सबसे पहले तो आप कोशिश करें, अगर आपने पंक्तियों में रोपाई की है, पंक्तियों में रोपाई की है, तो आप कोनोवीडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आपने किसी विधि से भी धान लगाया हो, मतलब चाहे श्री विधि हो, चाहे आपकी
सामान्य जो परंपरागत विधि है उससे धान लगाया हो तो कोनोवीडर से भी खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। छोटी सी मशीन होती है जो हाथ से चलती है और ये 700-800 रुपए की आती है। इसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। इस मशीन को चला के खरपतवार मिट्टी में मिल भी जाते हैं। ये यांत्रिक विधि है, बीच में क्यारियों में चलाई जाती है, बीच में जो पंक्तियों के बीच में चला सकते हैं, मैनुअली चला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास श्रमिक हैं तो आप उन खरपतवारों को उखाड़ कर भी निकाल सकते हो, हाथ से उखाड़ सकते हैं, बड़े आसानी से निकल जाते हैं। पानी भरना पड़ेगा हल्का आपको उसमें। साथ ही साथ अगर आपके पास ये दोनों बातें नहीं है, दोनों सुविधाएं नहीं हैं, तब आप रासायनिक विधि को भी अपना सकते हैं। इसमें आप बिस-पाइरिवेट सोडियम नाम की दवाई आती है जिसका 25 ग्राम सक्रिय तत्व आप 500-600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर के हिसाब से रोपाई के 25 से 30 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर दें तो सभी प्रकार के खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे। जी चलिए, इसी के साथ ही हमें एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। आपकी कॉल्स लेंगे और जो आज का विषय है उस पर चर्चा भी जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम धान के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हम तक पहुंच रहे हैं और ब्रेक के बाद तुरंत हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। प्रदीप हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें फ़ोन किया है। आइए बात करते हैं प्रदीप जी से। हेलो 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 जी नमस्कार प्रदीप जी, बताइए प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न ये है, हमारे पीली पत्ती पड़ रही धान की। प्रदीप जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर आप थोड़ा ऊंचा बोल हमारे सकते। धान की पत्ती पीली पड़ रही है। अच्छा, धान की पत्ती पीली पड़ रही है। नीचे की पत्ती या ऊपर की पत्ती? मैं ये कह रहा हूँ हमारे धान की पत्ती पीली पड़ रही है। कितने दिन पहले रोपाई की है? हमने तो है कोई हो गए 15 दिन। और कोई घास मारने की दवाई आपने डाली है उसमें? नहीं सर, नहीं डाली अभी नहीं डाली। और खाद उर्वरक? ना, कोई नहीं डाला। उर्वरक नहीं डाले आपने? हाँ, तो इसमें क्या ना, अभी दवाई नहीं डाली। हाँ तो उर्वरक जैसे धान में हमें खाद डाला, यूरिया डाला। यूरिया डाला, कब डाला था? यूरिया डाला हमने कोई 8-10 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए यूरिया डालने के बावजूद भी आपकी धान की पौध पीली है? अभी 6-7 दिन हो गए सर। 6-7 दिन पहले लगाया ना यूरिया? 6-7 दिन हाँ, पहले तो डाला। ऐसा होता है। देखिए, यूरिया जो आपने 6-7 दिन पहले लगाया है वो करीब 8-10 दिन लेता है घुलने में और पौधों को मिलने में। तो आप इंतजार करें, आप तसल्ली रखें। आपकी पौध अगर वो नाइट्रोजन की कमी से पीली है तो वो आपकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। वो हरे पत्ते हो जाएंगे अब आपके, आप चिंता ना करें। लेकिन जिन किसान भाइयों ने ऐसा किया है वो आगे से ऐसा ना करें। जो फास्फोरस और पोटाश है उसका प्रयोग भी जरूरी है धान में। और ज़्यादातर किसान, जैसा कि सभी अब जानते हैं, हम लोग भी बताते हैं बार बार कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड आजकल आगे आ रहे हैं, किसानों को मिल रहे हैं। उसके हिसाब से आपको उर्वरकों का प्रयोग करना है। और ख़ास करके फास्फोरस और पोटाश, ये दोनों आपको बुआई के समय प्रयोग करने हैं। और इसके अलावा जिंक का भी आपको ध्यान देना है। आपको जिंक की भी मात्रा, जो संस्तुत मात्रा है मिट्टी की जांच के हिसाब से, उसको आपको प्रयोग में लाना है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी धान की अच्छी फसल होगी। ठीक है। श्री लाल है एक दर्शक, छत्तीसगढ़ से इन्होंने फोन किया हमें। आइए बात करते हैं उनसे भी। हेलो हेलो हाँ हेलो जी श्री लाल जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मेरा धान वही अपना लक्ष्मी प्लस लगाया हूँ, आज 20 दिन हो रहा है रोपा करके। जी रोपाई करके आज 20 दिन हो गया। अभी यूरिया पोटाश
कितने दिन में डालें, उसी को मैं पूछ रहा हूँ। हाँ देखिए, यूरिया आपकी अच्छी पैदावार देने वाली किस्म लग रही है, और जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर आपको बताया जाता है कि कितना यूरिया या कितना नाइट्रोजन डालना है, कितना फास्फोरस और पोटाश डालना है। और धान में हमें कोशिश करनी चाहिए, खास करके जो लंबी अवधि में हमारी किस्में पकती हैं 140 दिन 150 दिन, उसमें हमें 3 बार में जो है यूरिया का प्रयोग करना चाहिए रोपित धान में। तो इसमें जैसे 1/3 मात्रा आप रोपाई के 10 दिन बाद दें, 7 से 10 दिन बाद, और जो दूसरी 1/3 मात्रा है वो रोपाई के 25 से 30 दिन बाद दें, और बाकी जो तीसरी मात्रा है वो 55 से 60 दिन बाद दें। 3 भागों में अगर हम देते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा रहता है, उसकी नाइट्रोजन उपयोग क्षमता अच्छी आती है। जी, अब बात कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा, ये बताइए कि जो हम निर्यात क्वालिटी की बात कर रहे हैं धान की, तो रुपाई के वक्त उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रोपाई एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है किसी भी धान की फसल की खेती में, और ख़ास तौर से धान में। किसान भाई कई बार 25, 30 और 35, 40 दिन तक की पौध लगाते हैं, तो उनको सलाह है कि पौध की उम्र प्रॉपर होनी चाहिए। 20 से 25 दिन की पौध आपको प्रयोग करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में 30 दिन से ज़्यादा की पौध को आप प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार किसान के पास बहुत सारी मजबूरी होती हैं जिसकी वजह से 2-4 दिन ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन पौध उखाड़ते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। खास तौर से पौध को कभी भी आपने सूखे में नहीं उखाड़ना है, हमेशा पानी भर के उखाड़ना है। और पनीरी का उपचार, जिसे आप पौध कहते हैं, पौध का उपचार भी करना आवश्यक है, जिसके लिए आप जितने लीटर पानी उनकी जड़ों को आपने कार्बेंडाजिम के घोल में डुबो के रखना है। ऐसा यदि आप करेंगे, यदि आपने बीज उपचार किया है, पौध उपचार किया है और नर्सरी पनीरी को आपने पानी भर के उखाड़ा है, तो आपके खेत में झंडा रोग नहीं आएगा, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में आजकल देखा जाता है, जिसको किसानों की शिकायत भी है झंडा रोग कि बकेने, क्योंकि जब वो आ जाता है तो फिर उसके लिए कोई भी दवाई काम नहीं करती है। लेकिन बड़ा आसान है, अच्छा बीज लिया और आपने पौध पानी भर के उखाड़ी है, पौध का उपचार किया है, तो वो नहीं आएगा। आप हमें ये भी बताइए, जैसा कि आपने बताया कि पौध का उपचार, आप अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, रोपाई की जैसे आपने बात कही, तो रोपाई में कुछ बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आपकी यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। खास तौर से वो कितना गहरा लगाना चाहिए। किसान भाई कई बार आप देखेंगे 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर तक गहरा, नरम होती है तो पता नहीं चल पाता। जी, उसका कारण तो 1 से 1.5 इंच गहरा केवल आपको लगाना है, और वो तभी संभव होगा जब आप जो कद्दू करते हैं, जिसे आप पडलिंग बोलते हैं, उसको और लगाने के बीच में कुछ अंतर रखें, क्योंकि मिट्टी के एक एक कण अलग होते हैं। फिर आप चाह के भी गहरा लगाना पड़ता है, नहीं तो पौधे तैरने लगेंगे। तो 1 दिन पहले आप पडलिंग कीजिए, फिर 1 से 1.5 इंच गहरा लगाइए। उससे आपके खेत में ब्यांत ज़्यादा होगा और आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। तो रोपाई के लिए ये बहुत छोटी छोटी बातें, टेढ़ा ना लगाएं, सीधा लगाएं, ज़्यादा गहरा ना लगाएं, और लगाने के जैसे कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, कितने एरिया में। तो बासमती की बात करते हैं तो हम 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि 1 वर्ग मीटर में 25 पौधे, और गैर बासमती प्रजाति हैं तो उसमें 15 बाई 20 सेंटीमीटर, उसमें आपके 33 पौधे 1 वर्ग मीटर में आते हैं। इतनी आपको संख्या पौधों की रखनी होगी जिससे आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जी, एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। पवन है दिल्ली से। हेलो जी पवन जी, बताइए सवाल क्या है? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे नर्सरी लगाने के बजाय हम क्या डायरेक्ट इसको रोप सकते हैं? डायरेक्ट आप लगाना चाहते हैं? जी, कुछ फिर से प्रश्न बताइए आप एक बार। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि धान की नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद मतलब आप सीधी बिजाई करना चाहते हैं ना? जी, सीधा अगर हम लगाएं तो। डॉक्टर साहब देखिए, अब तो समय निकल चुका है सीधी बिजाई का, लेकिन जो किसान भाई अगले साल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और बुआई का समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब हम नर्सरी की पौध लगाते हैं जिस भी क्षेत्र में, वही सीधी बिजाई का समय होता है। तो अब आप काफ़ी देर हो चुकी है, अब इससे धान आपका नहीं हो सकता। हाँ, एक काम अभी आप कर सकते हैं, अगर 1509 की कहीं आपको नर्सरी मिल जाए, किसी दूसरे किसान के यहाँ आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दूसरे किसानों से। अगर नर्सरी धान की आपको मिल जाती है तो आप अभी भी लगा सकते हैं। जी, राहुल एक दर्शक जिन्होंने हमें हरियाणा से फ़ोन किया है, ये बात कर लेते हैं। हेलो जी राहुल जी, बताइए सवाल क्या है आपका? टेलीविजन की आवाज़ पहले टेलीविजन की आवाज़ कम कर दीजिए। नमस्कार मैम, रेडियो किसान का मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि
उसने हमारे किसानों को इतनी मतलब अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और आप जैसे जब किसान हमें फोन करके बात कहते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम और बेहतर एक्चुअली मैम क्या है कि मेरे मतलब 5 एकड़ में मैंने बासमती लगाया तो उसका मतलब जो पत्ता है वो भूरे रंग का पड़ गया है। पत्ता भूरे रंग का पड़ गया है और इसमें शुरू में सारा पत्ता भूरा पड़ गया या धब्बे पड़े हैं उस पे कहीं कहीं? नहीं सर, पहले धब्बे पड़े थे फिर भूरा रंग का पड़ गया। हाँ जी जी शर्मा साहब, धब्बे जो हैं। मेरा एक और सवाल है मैम। हाँ बताइए। मैम एक्चुअली मैं अपनी मतलब 40 एकड़ का जमींदार हूँ, तो मैम मतलब अपनी मिट्टी की जांच करवाना चाहता हूँ, तो कहाँ से मिट्टी उठाऊं और कितनी गहरी? ठीक है, आपके 2 प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। पहले मैं डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहूंगी, इनके पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा, क्या करेंगे? देखिए, धान की फसल में जो धब्बे पड़ते हैं, आँख जैसे धब्बे पड़ जाते हैं, वो ब्लास्ट के लक्षण हो सकते हैं, एक जिसको हम ब्लास्ट बीमारी कहते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ के पूरी पत्ती भूरी हो जाती है, जल जैसी जाती है। उसमें यदि आपने पनीरी का उपचार किया है तो ऐसा शुरू में नहीं होगा। उसके बावजूद यदि आपके खेत में आ रही है तो कार्बेंडाजिम का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसमें 200 ग्राम कार्बेंडाजिम 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में आप प्रयोग करें। बाकी कई बार धब्बे छोटे छोटे होते हैं गोल तरीके के, क्योंकि आपके प्रश्न में सही से ये बात क्लियर नहीं हुई कि गोल वाले हैं या लंबे वाले। गोल वाले यदि धब्बे हैं तो वो आपने जो न्यूट्रिएंट्स दी हैं उसकी कमी से होते हैं। इसके लिए आपने अपनी खादों का प्रयोग प्रॉपर तरीके से करना है। दोनों तरीके से बता दीजिए, अगर गोल वाले हैं या फिर लंबे वाले, दोनों ही विकल्प। जी, मैंने लंबे वाले में आपको बताया, यदि वो ब्लास्ट है तो आपको उस तरह से करना है। और दूसरे भी बीमारी में आपका ये कार्बेंडाजिम दवा ही काम करेगी, लेकिन आपको आगे न्यूट्रिएंट का भी मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है। इसमें आपको कई बार नाइट्रोजन की कमी से भी प्रॉब्लम होती है, और जिंक का प्रयोग, क्योंकि आप हरियाणा से बोल रहे हैं और हरियाणा में अधिकतर जिंक की कमी है, और बासमती की खेती में जिंक का प्रयोग जरूर करें, जो कि आपको 25 किलो, जो एक 21% का जिंक दानेदार आता है, उसका 25 किलो मात्रा 1 हेक्टेयर में आपको प्रयोग करनी चाहिए। जी, और डॉक्टर दिनेश अब ये बताएं, मिट्टी के बारे में जानना चाह रहे थे कि कैसे कैसे मिट्टी का जो परीक्षण करना है, कहाँ से ले, खेत में क्या तरीका रहेगा उसका? वो भी मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा किसान भाई को बताया। साथ ही साथ जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो बड़ा मुश्किल होता है जज करना कि भाई क्या कमी। डॉक्टर साहब ने भी 2 कारण बताए, तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी फसल को एक बार किसी विशेषज्ञ को जो आसपास हो आपके, उसको दिखा लें, या कुछ पौधों को उखाड़ के आप कृषि विश्वविद्यालय में ले जाएं या कृषि विज्ञान केंद्र में ले जाएं, तो सही मेरे ख्याल से पता आपको लग जाएगा। जहाँ तक मिट्टी की जाँच की बात है तो अब समय निकल गया है, क्योंकि आप फसल लगा रहे हैं। और मिट्टी, किसान भाइयों, मिट्टी की जांच के लिए जो हम नमूना लेते हैं, हमें खास ध्यान रखना है कि फसल के कटने के बाद लेते हैं। अगर हमने उसमें खेत में जुताई कर दी या बुआई कर दी तब हम नमूना नहीं लेते, यानी पट खेत में जब हमारा खाली खेत होता है तब नमूना लेते हैं। नमूना लेने का तरीका आसान है, आप उसमें वी के आकार का फावड़े से आप उसमें 2 तरफ से काट दें, और फिर मिट्टी की करीब 15 सेंटीमीटर गहराई पे आप उसमें स्लाइस काट लेते हैं साइड से, मतलब छील करके। हाँ, छील करके फिर उसको पन्नी में भर लेते हैं, फिर उसको 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं, फिर उसको और कम करते चले जाते हैं, और फिर हम आधा किलो का नमूना ले लेते हैं। तो ये आप जो रबी की फसल का समय आएगा बुआई का, उसके पहले आप नमूना लें और मिट्टी की जांच कराएं। कहते हैं मेड़ की जगह से नहीं लेनी चाहिए, मेड़ की जगह से नहीं लेना है, जहाँ उर्वरक आपके पड़े हैं या खाद की ढेरी पड़ी है, तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है नमूना लेते समय। चलिए, इसी के साथ ही हमें एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा। अंतिम ब्रेक है ये, ब्रेक के बाद थोड़ा सा समय बाकी रहेगा, तो अगर आपके प्रश्न रह गए हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। इस ब्रेक के बाद लेंगे आपके सवाल। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर, हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बीच हमारे कॉलर हैं फोन लाइन पर कपिल, जिन्होंने मध्य प्रदेश से फोन लगाया है। आइए बात करते हैं। हेलो
हाँ जी मैडम। जी कपिल जी बताइए सवाल क्या है? मैडम अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें बताया कि मैं एमपी के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी जी। तो अभी आपने बताया कि इसमें पूसा बन मतलब आपके यहाँ पे सही नहीं है, तो हमारे पे कौन सी वैरायटी मतलब सुटेबल है? अच्छा आपके यहाँ बासमती के बारे में जानना चाहते हैं ना? जी जी जी, बासमती लगाई हमने इस साल, लेकिन अब अगले साल से सुधार किया जा सकता, तो ये बताइए कि कौन सी बासमती की वैरायटी है। तो ये बताइए डॉक्टर शर्मा कि जैसे पूसा वन ही लगाना चाहते हैं तो क्या लगा सकते हैं? नहीं, कोई भी किसान कहीं भी किसी भी वैरायटी की खेती कर सकता है, लेकिन समस्या जब आती है जब हम मंडी में बेचने जाते हैं तो बासमती के नाम से यदि हम बेचते हैं तो उसका मूल्य आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो हम एक्सपोर्ट के लिए लेते हैं। जो खरीदार हैं तो ऐसी जगहों पे जो बासमती के एरिया नहीं है या जो जीआई में नहीं आते वहाँ वो निर्यातक या उनके खरीदार नहीं जा तो पाते। अगर ये पूसा वन मतलब ले सकते हैं वैरायटी? ये पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसको इन्हें बेचने में दिक्कत ना आए या बासमती के नाम से ना बेच पाएं, इसलिए ये बात कही गई थी कि आप ऐसी वैरायटीज लें जिनका मार्केट आपके एरिया में ज्यादा हो। तो ये क्या कौन सी वैरायटी ले सकते हैं? आपके क्षेत्र में बहुत सारी वैरायटियां हैं। आप जिस भी जिले में रहते हैं वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं कि आपके मिट्टी में आपकी जिस तरह की मिट्टी की दशा है और आपके ज़िले में कौन सी वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन आप ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे हाइब्रिड्स भी हमारे बीच में और एमपी में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो आप हाइब्रिड में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं जिसमें उपज ज़्यादा। ठीक है, महावीर एक दर्शक राजस्थान से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी महावीर जी बताइए सवाल क्या है? हमारे यहाँ मैम जो धान की खेती की है उसमें धान के पत्तों में छेद हो गए हैं। असल में छेद हो रहे हैं? पत्तों में छेद हो रहे हैं। नहीं, तने में छेद हो रहे हैं या पत्ते पे? पत्ते पे बताया। पत्तों में छेद हो रहे हैं, मतलब कोई कीड़ा लगा हुआ है उसमें? हाँ ऐसा ही है कुछ। टिड्डा वगैरह तो नहीं है? आपने ध्यान से देखा? नहीं टिड्डा नहीं तो कौन सा कीड़ा है? हाँ कौन सा कीड़ा लगा है आपकी फसल को? हाँ जी, पत्ते लिपट तो नहीं रहे आपके? हैं? पत्ते लिपट तो नहीं रहे ऊपर नोक की तरफ से? उसमें सुरंग तो नहीं बन रही पत्तों में? हाँ थोड़ा लिपट रहे हैं पत्ते। हाँ सर। अच्छा, तो देखिए पत्ती लपेटक कीड़ा हो सकता है इसमें। और पत्ती लपेटक करता क्या है कि इसकी जो इल्ली होती है, जो सूंडी होती है, जो पत्ते को दोनों तरफ से जोड़ देती है, सिल देती है पत्ते को। ये मुंह से अपने कुछ पदार्थ निकालती है जिससे जो पत्ती के मार्जिन है दोनों किनारे वो आपस में मिल जाते हैं और अंदर एक सुरंग सी बन जाती है। और इसके बाद ये हरा पदार्थ जो होता है, क्लोरोफिल होता है, उसको खाना शुरू कर देती है। और वैसे अगर ये कम संख्या में है तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन कई बार अगर देर की अवस्था में आती है या बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके कीड़े आ जाते हैं तो कई बार नुकसान भी हो जाता है और सफ़ेद रंग के पत्ते दिखाई देते हैं। तो इसका नियंत्रण आप कर सकते हैं कार्बाफ्यूरान नाम की दवाई जिस ले सकते हैं आप, या बल्कि कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड लें। फिर से नाम बता दीजिए। कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड। कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जी, कार्टेप नाम से बिकती है, किसान भाई जानते हैं। 4% में आती है। इसकी आप 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें, यानी 1 एकड़ में करीब 10-12 किलो की मात्रा आप प्रयोग करें। और बुरकाव करना पड़ता है इसका, मिट्टी में मिला के भी आप इसको कर सकते हैं क्योंकि मात्रा कम होती है। रेत या मिट्टी में मिला के अपने खेत में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी कुछ सवाल जो है हमारे दर्शकों ने भेजे हैं हेलो किसान कॉल सेंटर के माध्यम से, तो वो ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ से राजेश कुमार है हमारे दर्शक। इनका कहना है कि धान खेत में लगाए हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं और हल चलाने के बाद खाद भी डाल दी है, लेकिन पौधों पर लाल धब्बे हो जाते हैं और धान गलने लग जाता है, क्या करें? देखिए, पौधों पर लाल धब्बे हो जाते हैं, ये तो आपको अपने कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस दशा में मतलब आमतौर पे लाल पत्ते जो होते हैं वो थोड़े बाद की अवस्था में आता है, टुंगरो वायरस कहते हैं, उसकी वजह से 25 दिन हुए हैं। हाँ, तो अभी आपको चेक कराना पड़ेगा अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे, वहाँ से आप जानकारी लें और उसी के हिसाब से आपको फसल का उपचार करना। हरियाणा से राम स्वरूप है दर्शक। धान को खेत में लगाए हुए 20 दिन हो गए हैं, ऊपर से नीचे तक पीला पड़ रहा है, क्या करें? इसके लिए आप, जैसे हरियाणा की बात है तो बासमती धान है तो जिंक की कमी निश्चित,
आपने जिंक का प्रयोग नहीं किया होगा तो जिंक का प्रयोग करना बहुत आप बिल्कुल कर सकते हैं। जिंक का प्रयोग जरूर करें। 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप अपने खेत में जिंक डालें, आपका ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और आगे कभी किसी पैचेज में इस तरह का होता है तो आप जिंक और यूरिया का मिला के स्प्रे कर सकते हैं। यदि मैं सादा भाषा में कहूँ तो एक टंकी में आप 300 ग्राम यूरिया और 80 ग्राम सादा जिंक मिलाएं। इस तरह से जितना भी पानी लगता है, 200 लीटर पानी 1 एकड़ में लगाना है, आप इसका स्प्रे करें, आपका पीलापन दूर हो जाएगा। जी जी। और डॉक्टर शर्मा अब ये भी बताया हमें, क्योंकि हम बासमती की बात कर रहे हैं और क्योंकि निर्यात क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, देश की साख की भी बात होती है, लेकिन कई बार हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो कीटनाशकों का इस्तेमाल कई बार किसानों की तरफ से अधिक हो जाता है, वहाँ जाकर रिजेक्ट हो जाता है माल। तो ऐसे में हमारे किसान कैसे सजग रहें और उनको नुकसान ना हो, इसके बारे में बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हम अपने देश से करीब 40 लाख टन बासमती का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कई देशों में इस तरह की समस्याएं आती रही हैं। अभी लेटेस्ट इश्यू है जिसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यूरोप के देशों में हमारा करीब 3.5 लाख टन माल जाता है, जहाँ खास तौर से पूसा बासमती 1 और पूसा बासमती 6 वैरायटी जाती है। उन्होंने जो गर्दन तोड़ के लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम की एक दवा होती है जिसको हम यूज करते हैं, उसका MRL यानी अवशेष की मात्रा 100 गुना तक घटा दी है। इसलिए ऐसा आगे ना हो और आपका एक्सपोर्ट लगातार होता रहे, उसके लिए आवश्यक है कि आप दवाओं का सही प्रयोग करें, सही मात्रा में करें और सही समय पर करें। बासमती की खेती में कभी भी बाली निकलने के बाद कोई भी रसायन रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए उनका ना करें। जैसे आप जानते हैं बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं कि बीमारी आने के बाद हम दवा नहीं देते, उनके टीके लगाते हैं। ऐसे ही गर्दन तोड़ है, जब ये बीमारी खेत में आ जाती है फिर कोई भी दवा आप स्प्रे करते रहिए, वो आपके चावल की क्वालिटी को केवल ख़राब करेगी, उसका जो है नियंत्रण नहीं हो सकता। तो उसका टीका लगाना पड़ेगा और वो तभी होगा जब आप गोब की अवस्था होती है, जब गोब में आपकी बाली बनना शुरू होती है। बाली निकलने से पहले ही आपको दवा का इस्तेमाल करना है। बाद में एक और कीड़ा जिसकी वजह से बहुत किसान भाई पिछली साल काफ़ी नुकसान भी उठाया, भूरा फुदका आता है जिसको हम BPH बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत दवाई डालते हैं। मैं उन किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि ऐसी दवाइयों का प्रयोग ना करें। BPH के दूसरे तरीके से आप नियंत्रण कर सकते हैं जो कि बहुत आसान है। इसमें आप कोई एक लकड़ी का एक पट्टी ले लीजिए, उसको पीले रंग का पेंट करके उसके ऊपर ग्रीस चिपका दीजिए और एक बड़े टब या बाल्टी के बीच में उसको ऊंचा करके रख दीजिए। एक बल्ब जला दीजिए जिसको हम लाइट ट्रैप, ट्यूबवेल सबके यहाँ है, ट्यूबवेल के पास लाइट भी होती है। शाम के समय ऐसा करें तो आपके खेत में जब कीड़े का अटैक शुरू होगा तो आपको पता चल जाएगा। और यदि आप ज़्यादा स्तर पर इसे कर सकते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको, क्योंकि जब आप खेत के चारों ओर घूमते हैं आपको पता नहीं चलता, जब ये कीड़ा आपके खेत को ख़त्म कर चुका होता है तब नुकसान नज़र आता है और फिर दवाई डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप प्रयोग करके एक ऐसी बासमती पैदा कर सकते हैं जिसको दुनिया में कोई भी उसकी ओर उंगली ना उठा सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके। ठीक है डॉक्टर दिनेश, उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं आकाश मौर्य, इनका कहना है कि पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं और पीली भी पड़ रही हैं, क्या करें? पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं और पीली पड़ रही हैं। देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं और इसमें खास करके जैसे नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, गंधक की कमी हो सकती है और अभी पीले होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ कीट भी रस वगैरह पत्ती का पी लेते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बेहतर, फिर मैं दोहराऊंगा कि आप नज़दीकी किसी जो एक्सपर्ट है, आपका विशेषज्ञ है, उसको ये डिटेल बताएं और वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मृदा की उर्वरता की जहाँ तक बात है, कई बार उसमें जो है असंतुलन हो जाता है पोषक तत्वों का, उसकी जांच आप जरूर कराएं। आजकल सरकार भी करा रही है और उसी के हिसाब से आप पोषक तत्व प्रबंधन करें। कोई भी फसल हो, धान के अलावा सभी में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। सुंदर साहू हैं दर्शक जिन्होंने उड़ीसा से हमें फ़ोन किया है। जी साहू साहब बताइए सवाल। हेलो जी सुंदर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी जी बताइए सवाल क्या है? पहले टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए, अपना प्रश्न पूरा करें, फिर आप सुनने के लिए वापस आवाज तेज कर सकते हैं। धान लगाए हैं जी, बासमती धान लगाए हैं, 15 दिन हो गया है जी। हेलो। हाँ बताइए, आगे बताइए। तो
उसमें पीलापन पड़ रहा है आगा में। ठीक है पीना। अच्छा डॉक्टर शर्मा, इन्होंने भी उड़ीसा में बासमती बता रहे हैं। बिल्कुल वही बात है कि वहाँ इनको मार्केट नहीं मिलेगी और वो मोटे के दाम में ही इनको बेचना पड़ेगा। और पीलेपन की बात जैसे पहले के प्रश्नों के उत्तर में भी बताया गया है, आपका पीलेपन के आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ऐसा है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मिट्टी की जाँच जरूर कराएँ, उसी के हिसाब से आप खादों का प्रयोग करें। जिंक की कमी के कारण भी पीलापन नज़र आता है, तो आप यदि थोड़े एरिया में है तो जिंक यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं और जिंक को यूज। ठीक है डॉक्टर शर्मा, मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं, बासमती को लेकर हमने देखा कि लोगों में जो किसान है उनमें बहुत कंफ्यूजन है, वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। शायद उन्हें भ्रमित भी किया जाता होगा कि आप ये बासमती कर लीजिए और जब भाव नहीं मिलता होगा तो उस वक्त पछतावा होता होगा। तो एक बार फिर से बता दें कि बासमती कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके मानक क्या है, ताकि आगे से उनसे गलती ना हो। देखिए बासमती की जहाँ तक बात है, हमारे देश में बहुत कम वैरायटी हैं, केवल 29 वैरायटी बासमती की हैं। और बासमती के लिए जो क्षेत्र है वो चिन्हित किया हुआ है, जिसको हम GI बोलते हैं। इसमें हमारा पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के 2 ज़िले जम्मू, कठुआ और सांबा तीसरा जो उनमें से बना है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 ज़िले आते हैं। तो यदि बासमती की खेती आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट करके ज़्यादा मूल्य प्राप्त कर पाएंगे या एक्सपोर्ट के लिए हम पैदा कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा इसी एरिया में करें। इसके बाहर यदि आप खेती करेंगे तो उसके खरीदार नहीं होंगे, कम रेट में मिलेगा। और कई जगह ऐसा भी होता है कि बासमती को खरीदने वाले नहीं होते, क्योंकि इसका चावल लंबा होता है, तो लोकल मिलर उसको कम रेट देते हैं, तो मोटे धान से भी कम रेट मिलता है, तो किसान को डबल नुकसान उठाना पड़ता है। अवधेश सिंह है हमारे साथ, एक कॉलर भिंड से, इन्होंने फोन किया है। हेलो हेलो अवधेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? टेलीविजन की आवाज, पहले टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ, टेलीविजन की आवाज कम कर दे, अपना सवाल पूरा करें। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको मैडम? जी, सवाल बताइए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमने धान लगाई है और नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई का यूज करें हम? खरपतवार नियंत्रण। क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि खरपतवार नियंत्रण के लिए ठीक है, खरपतवार नियंत्रण कितना समय हो गया धान को? 15 दिन हो गए। मैं ये पूछ रहा हूँ खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई का उपयोग? ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए। देखिए 2 दिन हो गए, अभी 2 दिन, 15 दिन पुरानी आपकी रोपाई हो चुकी है। और कायदे में जो अगले साल किसान भाई या भविष्य में धान लगाएंगे और रासायनिक विधि से आप नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको दवाओं का प्रयोग करना है, जिससे कि अगले 20-25 दिन तक आपके फसल में जो है वो खरपतवार नहीं आएंगे। इसके बाद रोपाई के 25 से 30 दिन बाद आप 20 पारीबैग सोडियम का प्रयोग करें, इससे आपके खरपतवारों का नियंत्रण हो जाए। जी, तो ये बात आप ध्यान रखें बिल्कुल अवधेश जी, ताकि खरपतवार की समस्या ना हो। आप सभी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों की कॉल्स का जवाब दिया और इतने विस्तार से आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। कल का विषय आप जान लें, कल क्या होगा कार्यक्रम का विषय, जिससे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आइए बताते हैं आपको। कल का विषय है मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। फिर से बता दें, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन कल का ये विषय है। इसी वक्त हम फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। और अगर आप चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने प्रश्न अभी ईमेल हमें कर दें, ताकि कल हम कार्यक्रम में शामिल कर लें। hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है, जिस पर आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, आप फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हिंदी में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और वॉल पर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर भी आप नोट कर लें, जो कि सुबह 6 से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध है। सोमवार से शनिवार के दौरान आप नंबर लिख लें 1800-1130-60। इस कार्यक्रम के बाद भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाएं और उन प्रश्नों को हम अगले दिन कार्यक्रम में शामिल करते हैं। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।